जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम हिना रफ़ीक है और मैं प्रोफेशनल फार्मासिस्ट हूँ। मैंने एमफिल फार्माकोलॉजी किया और फॉर्मडी किया लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने जून 2013 में पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स अनाउंस हुए थे फॉर 35 सीट्स। उसमें मैंने कम्पीट किया था और आई गॉट 4th पोजीशन इन दैट। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मैंने 4.5 साल सर्विसेज दी एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, जैसे कि 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं इंटरव्यूज़ फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो उसके लिए मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स प्रिपेयर की थी ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। सबसे पहले तो सब लोगों को मुबारकबाद हो जिन्होंने जो सेलेक्ट हो गए हैं, और जो नहीं हुए वो दोबारा मेहनत करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनके लिए कुछ और अच्छा रखा होगा। तो बस मायूस नहीं होना और अपनी मेहनत जारी रखनी है। अच्छा, सबसे पहले तो टिप नंबर 1 जो है वो आप नोट कर लें कि सबसे पहले जो कॉन्फिडेंस है वो तो एक की फैक्टर है ना, आप सब लोग ही जानते हैं कि कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नर्वस नहीं होना, परेशान नहीं होना। अगर वो आपको ऐसी कोई कंफ्यूज करने के लिए कोई स्टेटमेंट भी दें तो आपने जो खुद कहा है उससे बैक पे नहीं जाना। आई मीन आपने उस चीज़ को, अगर आपने कुछ कह दिया है तो आपने उस चीज़ को फिर ऑन करना है। और उस चीज़ को अगर तो वाकई आपके मुंह से गलत निकल गया तो आप मान लें कि सॉरी, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था या कहना चाह रही थी। लेकिन अगर आप कुछ जानते हैं, आपने कुछ पढ़ा और आपको पता है कि आई एम राइट अबाउट इट, तो यू से कि मैंने तो सर ये फ़लानी फ़लानी बुक में विद रेफरेंस ऐसे पढ़ा था, और अभी आप सीनियर है, यू नो बेटर। इस तरह से करके बात को ख़त्म कर दें। नर्वस और कन्फ्यूजन जो है वो आप जानते हैं कि वो हम लोग सब लोग जो है वो फेस करते हैं। जब हम पढ़ते थे उस वक्त ड्यूरिंग स्टडीज़ भी हम लोग ड्यूरिंग वाइवा, ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स, ड्यूरिंग रिटन एग्ज़ाम्स हम नर्वस होते हैं। इट्स ऑल राइट, ये कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन ये है कि जो आपने अपनी नर्वसनेस है उसको अंडर कंट्रोल रखना है जब आपने उस कमरे में एंटर होना है जहाँ पे वो लोग बैठे होंगे जिन्होंने आपका इंटरव्यू लेना है। जो इंटरव्यू पैनल वाले लोग होते हैं 4 से 5 लोग होंगे और वो सारे फील्ड के लोग होते हैं। कोई यूनिवर्सिटी टीचर होता है, कोई चीफ फार्मासिस्ट होगा किसी हॉस्पिटल का, कोई ड्रग इंस्पेक्टर होगा सीनियर। इस तरह से वो सारे के सारे सीनियर लोग होते हैं हमारी फील्ड के, और उन सब की अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ होती हैं। तो आप लोग जो हैं वो, अब ये अल्लाह पे डिपेंड करता है कि वो आप किस इंटरव्यू पैनल के सामने जाते हैं और वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं। लेकिन ये है कि जो मेरी सेकंड टिप है उससे आप इस सिलसिले में हेल्प ले सकते हैं, कि जो कि आपका इंट्रोडक्शन, जो आपने अपना इंट्रोडक्शन बनाना है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल गेम। आप अपना इंट्रोडक्शन ऐसा तैयार करें जिससे आप उनको उस तरफ डाइवर्ट कर सकें जो आपके इंटरेस्ट या आपकी एक्सपर्टीज़ वाली चीज़ है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग तो होंगे अभी फ्रेश, जिन्होंने बिल्कुल फ्रेशली ग्रेजुएट किया, उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया होगा। उनसे मैं कहूँगी कि आपने जो भी कोई इंटर्नशिप की है ड्यूरिंग योर स्टडीज़, कोई भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है जो आपको पसंद है और आप उसमें अच्छे हो, आपने अपने इंट्रोडक्शन में उस चीज़ की तरफ उनको डाइवर्ट कर देना है कि आई लाइक फार्माकोलॉजी, आई एम गुड इन फार्माकोलॉजी, आई हैव रेड अबाउट इट वेरी वेल। इस तरह करके उनको डाइवर्ट कर दें, मतलब मगर उस चीज़ की तरफ जिसमें आप वाकई अच्छे हो, जिसमें आप उनको डाइवर्ट करके उसमें आंसर कर सको और उनको अपने फेवर में लेके जा सको, अपने रिजल्ट परसेंटेज को इम्प्रूव कर सको। उसके अलावा कुछ लोग होंगे जो एमफिल कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे जिन्होंने जो पीएचडी कर रहे हैं, कुछ होंगे जो जॉब ही कर रहे हैं। तो आपने उस चीज़ को पर्टिकुलरली मेंशन करना है कि जी हाँ, हम एमफिल कर रहे हैं। देन दे कैन गो टुवर्ड्स दैट साइड। वो आपसे रिसर्च के बारे में पूछेंगे, आप अगर एमफिल में कुछ पढ़ रहे हो उसके बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। आई वॉज डूइंग एमफिल इन फार्माकोलॉजी एट दैट टाइम। तो मैंने वही मेंशन किया था और उन्होंने फिर उनका ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो गई थी अटेंशन टुवर्ड्स दैट साइड, और उन्होंने फिर मुझसे फार्माकोलॉजी के ही मेन क्वेश्चंस पूछे थे और इसके अलावा फोरेंसिक के भी पूछे थे, बिकॉज डेफिनेटली ये पोस्ट किसकी है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर की। तो डेफिनेटली इन दो चीज़ों को तो आप ध्यान में रखें कि इसके बारे में तो आपसे क्वेश्चन होगा ही होगा कि आपको कोई नो हाउ है भी कि नहीं है।
तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने इंट्रोडक्शन में आपने कुछ ना कुछ यू नो बेटर कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपने किस चीज़ में इंटर्नशिप किया, आपने कौन सी ऐसी चीज़ थी ड्यूरिंग स्टडीज़ जिसमें अच्छा लर्न किया है, अच्छा पढ़ा है, आप समझते हो, आप उस पर बात कर सकते हो। ठीक है, तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में उस चीज़ को मेंशन करना है और उस चीज़ को मेंशन करके आपने उस तरह से अपना उनकी अटेंशन को सिर्फ डाइवर्ट करना है कि वो उस चीज़ से मुतलिक आपसे क्वेश्चंस पूछना शुरू करें। और ये नॉट इन द इंट्रोडक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अलावा भी इन द ड्यूरिंग द इंटरव्यू अगर आपको फील हो कि आप कोई क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो या कुछ है, तो आप कोई ऐसी स्टेटमेंट बोल दो जिसमें आप उससे रेलिवेंट करके उस चीज़ की तरफ उन्हें ले जाओ जिस चीज़ की में आप कुछ जानते हो। ओके, जैसे अगर मैं आपको एक मिसाल दूंगी कि जब मैंने थी तो उन्होंने मुझसे एक वहाँ पे सर थे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। आई थिंक ही वाज अ ड्रग इंस्पेक्टर। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जो फेरी और बसों में मंजन बेचते हैं, दांत साफ करने वाले लोग, उनके बारे में एक रूल आया अभी रिसेंटली, तो उसके बारे में बताएं। तो मुझे नहीं पता था कि उस टाइम के उस वक्त कौन सा रूल आया है। तो मैंने उन्हें कहा कि सर सॉरी, आई डोंट नो अबाउट एनी सच काइंड ऑफ रूल, but in drug act it is mentioned as this and this। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ड्रग एक्ट में कहाँ मेंशन है, मैंने तो नहीं पढ़ा। लेकिन ड्रग एक्ट में अगर आप लोगों को याद हो तो चैप्टर 3 है आई गेस पेनल्टीज़ का, उसके एक सेक्शन के सब सेक्शन के क्लॉज के सब क्लॉज में एक स्टेटमेंट है छोटी सी, विच इज़ अबाउट दीज जो लोग गाड़ियों साइकिलों पे बेचते हैं ना मंजन और कोई मेडिसिन काइंड ऑफ थिंग्स, तो उसके बारे में पेनल्टी थी कि उनको ये सज़ा हो सकती है। मैंने वो मेंशन कर दिया तो उनका ध्यान फिर ड्रग एक्ट की तरफ चला गया और फिर उन्होंने मुझसे एक दो क्वेश्चन ड्रग एक्ट से रिलेटेड ही पूछे। तो ड्रग एक्ट मुझे आता था, इट मीन्स कि मैंने उनको, मुझे क्वेश्चन नहीं भी आ रहा था लेकिन मैंने उनको टर्न कर लिया टुवर्ड्स दैट साइड ऑफ दैट टॉपिक जहाँ पे मुझे कुछ आता था। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपने वहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करनी है, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा कि आप कुछ ऐसा बोल दें जिसमें आप आगे फर्दर भी फंस जाएं। आपने वही चीज़ के बारे में मेंशन करना है जो आपको आती हो, उसकी तरफ ही डाइवर्ट करने की कोशिश करनी है। और अगर सिचुएशन ऐसी हो कि आप बिल्कुल ही नहीं कुछ कर सकते तो फिर आप सॉरी कर लें। अगर तो आपने एक चीज़ के बारे में बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है अपने 5 सालों में, तो कह दें कि मैंने तो इस चीज़ के बारे में पढ़ा ही नहीं है, आई एम सॉरी। अगर आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा और उस टाइम एकदम आपके माइंड से स्किप हो गया है, तब भी आप उन्हें रिफ्यूज़ कर दें कि मुझे नहीं आता, अगर आप कहीं और उन्हें डाइवर्ट नहीं कर सकते तो। ठीक है ना, तो ये इस तरह से सिचुएशन को आप लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं कि आप एकदम चुप हो जाएं और सोचों में पड़ जाएं, ख्यालात में गुम हो जाएं और आपकी रोने वाली शक्ल बन जाए कि ओ माय गॉड अब क्या हो गया, अब तो मैं नहीं बचने वाला। ऐसा कुछ नहीं करना। अपना दिमाग, अपने आप को काम एंड कंपोज रखना है और यही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो वो लोग चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको 17 स्केल के ऑफिसर्स की जॉब के लिए आप जा रहे हो, कोई मजाक नहीं है ये, ठीक है ना। तो आप लोगों का एक इमेज आपने क्रिएट करना है, एक इमेज बिल्डिंग होती है जिस पर्पज़ के लिए आप इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं। तो उन्होंने ये देखना है कि जिन लोगों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो एज ए ऑफिसर बाद में फील्ड में काम भी कर सकते हैं या वो इस काबिल भी हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका ओपिनियन, उनका कॉन्सेप्ट्स इस लेवल के हैं भी कि नहीं हैं। तो आपने अपना एक इमेज क्रिएट करना होता है और वो इमेज क्रिएट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको रट्टू तोते की तरह हर चीज़ आती हो। वो आप उसके क्वेश्चन को हैंडल कैसे करेंगे, आप उनको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, आप उस वक्त उस सिचुएशन में से कैसे निकलेंगे, ये सब चीज़ें भी मैटर कर रही होती हैं। वो इन चीज़ों को भी रीड कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे इंटरव्यू पैनल में भी एक सर थे जो उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और वो सिर्फ ही वॉज वॉचिंग मी। तो आई गेस ही वॉज सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो मुझे रीड कर रहे थे उस टाइम, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी फेस रीडिंग, ठीक है ना। तो वो ये चीज़ें भी देख रही होती हैं, तो आपने इन चीज़ों को भी अपने जहन में रखना है। उसके बाद फिर तीसरी टिप ये है कि आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। प्लीज़ जो लड़कियां हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे तैयार होकर मत चली जाना जैसे आप शादियों पे जा रही हो, या प्लीज़ ऐसे मत उठ के चली जाना जैसे आप किसी जनाजे पे जा रही हो, ठीक है ना। और लड़कों को भी मैं ये कहूँगी कि खुदा का वास्ते हवाई चप्पलें पहन के ना चले जाएं और हाफ स्लीव्स पहन के ना चले जाएं कि बाल आपके आगे आ रहे हों आँखों पे और आप कोई हीरो बन के जा रहे हो, ठीक है ना। एक तो सबसे पहले ये है कि आपका प्रॉपर अटायर होना चाहिए, दैट इज़ सोबर एंड ग्रेसफुल, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू ऑफ 17 स्केल ऑफिसर।
एंड दिस इज़ इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान। तो बाल खोल के लड़कियां और लंबे लंबे झुमके पहन के नो सॉरी, ये चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी आपके लिए। एक सोबर ड्रेसिंग करके जाएं, वो कलर पहन के जाएं जो आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है, वो ड्रेस पहन के जाएं जो आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है, बट इट मस्ट बी ग्रेसफुल, वो ज़्यादा रिवीलिंग नहीं होना चाहिए। और प्लीज़ ज़्यादा मेकअप करके मत जाएं। आपने एक नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा अच्छा ड्रेस पहना हो, प्रॉपरली अपने बालों को कॉम्ब करके पीछे बांधा हो या और दुपट्टा लिया हो, बिकॉज डेफिनेटली हम मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तानी हैं, तो ज़्यादा अच्छी बात है। अपने आप को सर पे नहीं भी लेना तो एटलीस्ट आपके कंधे पे तो होना चाहिए ना। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने कि आपकी ड्रेसिंग, इन शॉर्ट वर्ड्स, आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ग्रेसफुल होनी चाहिए, एवरीथिंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ड्रेस भी, शूज़ भी, एवरीथिंग। प्लीज़ शलवार कमीज़ के नीचे लड़कियां जो हैं वो जोकर्स पहन के ना चली जाएं, ये कोई प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो आप बेहतर, आजकल की जनरेशन तो स्पेशली बेहतर जानती है कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन यही मैंने कहना था कि एक प्रॉपर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें, क्योंकि इस चीज़ ने भी आपकी इमेज बिल्डिंग करनी है। जब आप जाएंगे तो जब आपने एंटर होना है, सबसे पहले उन्होंने आपकी शक्ल और आपकी पर्सनैलिटी को ही देखना है। क्वेश्चंस तो ड्रेस भी, शूज़ भी, एवरीथिंग। प्लीज़ शलवार कमीज़ के नीचे लड़कियां जो हैं वो जोकर्स पहन के ना चली जाएं, ये कोई प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो आप बेहतर, आजकल की जनरेशन तो स्पेशली बेहतर जानती है कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन यही मैंने कहना था कि एक प्रॉपर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें, क्योंकि इस चीज़ ने भी आपकी इमेज बिल्डिंग करनी है जब आप जाएंगे तो जब आपने एंटर होना है, सबसे पहले उन्होंने आपकी शक्ल और आपकी पर्सनैलिटी को ही देखना है। क्वेश्चंस तो बाद की बात है ना। तो इस चीज़ पर भी आपने वर्कआउट करना है। ऐसे ही अंधुले मुंह के साथ और उठ के सुबह ऐसे टेंशन में मुंह लेके नहीं चले जाना। फ्रेश हैप्पी स्माइली फेस लेके अंदर एंटर होना है और विद कॉन्फिडेंस, कूल एंड काम होके, कंपोज होके आपने आंसर्स करने हैं अपने क्वेश्चंस के। आते हों या ना आते हों, ये तो एक अलग मैटर है ना, और उस पर मैं डिस्कशन कर भी चुकी हूँ। उसके बाद एक चौथी टिप ये है कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें बहुत डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे सवाल पूछा जाए आपने उतना ही जवाब देना है और चुप हो जाना है। अगर वो आपसे कहें कि फ़र्दर इसके बारे में कुछ बताएं तो आपने बताना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिटेल्स में जाएंगे, एक्साइटेड होके, फ़र्ज़ करें आपको कोई क्वेश्चन आता है, आप उसकी एक्साइटेड होके उसके बारे में बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, तो वो उसमें से आप काउंटर क्वेश्चन कर सकती हैं। अगर वो काउंटर क्वेश्चन कर लें बीच में किसी और ड्रग, किसी और क्लास ऑफ ड्रग के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप ज़्यादा बेहतर नहीं जानते, तो उस केस में आप फंस जाओगे। तो इसमें भी मैं आपको एक मिसाल दूंगी कि जैसे मैंने भी यही गलती की थी कि मैं एसी इनहिबिटर्स के बारे में मुझे पूछा गया और मैंने उनको ये बताना शुरू कर दिया लंबा लंबा, पहले डेफिनेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर साइड इफ़ेक्ट्स, और साइड इफ़ेक्ट्स में मैंने बोल दिया कि अगर कोई पेशेंट एंटी डायबिटिक भी ले रहा हो और एसी इनहिबिटर्स भी ले रहा हो तो फलाना फलाना साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। जैसे ही उन्होंने द मोमेंट दे हेयर अबाउट एंटी डायबिटिक्स दे स्टार्ट आस्किंग अबाउट एंटी डायबिटिक्स। और मैं उस वक्त एंटी डायबिटिक्स एमफिल में नहीं पढ़े थे मैंने, और मुझे बिल्कुल याद नहीं थे सिवाय उसकी डेफिनेशन के और इंसुलिन और ग्लूकोफेज की। तो मैंने उनको सिर्फ, पहले तो मैंने उनको डेफिनेशन बताई, उन्होंने कहा चलें कुछ और बताएं इसके बारे में, तो मैंने फिर आगे से उनको सिर्फ ये इंसुलिन और उसका बता दिया और मैं खामोश हो गया एंड दे स्टार्टेड आस्किंग सम अदर क्वेश्चन। तो मतलब आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपसे जब भी कोई सवाल पूछा जाए, ट्राई टू आंसर इन अ प्रॉपर वे। अगर कोई डेफिनेशन स्पेशली पूछी जाए तो एक प्रॉपर वे में, जो डेफिनेशन हमने थ्योरीज में पढ़ी हुई हैं, आपने ट्राई करना है कि आप उस तरह ही आंसर करें। ये नहीं कि आपसे पूछा जा रहा हो कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, तो आप कहे सर बायो अवेलेबिलिटी जो है ना, वो जब ड्रग जाती है बॉडी में तो वो जो ब्लड सर्कुलेशन में उसकी परसेंटेज होती है ना, उसको बायो अवेलेबिलिटी। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू आंसर द क्वेश्चन इन योर 17 स्केल पोजीशन टेस्ट, ठीक है ना। उसमें प्रॉपर वे यही है कि आपने प्रॉपर जो डेफिनेशन है बायो अवेलेबिलिटी की, जो आपने किसी भी बुक में पढ़ी है, आपने वैसे ही करने की कोशिश करना है। अगर एग्जैक्टली वो नहीं भी याद तो फिर भी एक प्रॉपर वे में ही आपने उसको अपने दिमाग में बना के बताना है। ऐसे कैजुअल तरीके से कोई चीज़ डिफाइन नहीं करनी, वो एक बहुत ही इम्प्रॉपर तरीका लगता है और ये चीज़ भी वहाँ पे देखी जा रही।
देखी जा रही होती है, ठीक है ना। तो बस यही था कि जो मैंने आपको 4 टिप बताई है उसका यही था मकसद कि बी कंसाइज एंड शॉर्ट इन योर आंसर्स एंड टू द पॉइंट, और डिटेल्स में मत जाएं क्योंकि उसमें रिस्क ऑफ काउंटर क्वेश्चन होता है। और अगर अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और आप जो कुछ बोल रहे हैं उसको सारे को फर्दर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, फिर आप बोलें, उतना बोलें जितने में आप अपने आप को सेफ रख सकें, उससे आगे ना बोलें। मतलब मेरा ये मकसद है आपको ये बात कहने का और बताने का, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ टिप है वो ये है कि आपने कोई भी ऑफेंडिंग स्टेटमेंट या ऑफेंडिंग आर्ग्यूमेंट नहीं करना, बिकॉज डेफिनेटली द पीपल दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दे ऑल आर वेरी सीनियर एंड दे नो मच बेटर देन यू। तो अगर तो वो आपको समटाइम्स कंफ्यूज करने के लिए भी आप लोगों को कह देते हैं कि नहीं नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, तो इफ़ यू आर 100% श्योर अबाउट योर स्टेटमेंट तो आप उनको बुक का रेफरेंस देते हैं कि सर आई हैव स्टडीड लाइक दिस इन दैट बुक, ठीक है। और अगर आपको श्योर नहीं है कि आपने कहाँ पढ़ा था या आपको वो नहीं कोट कर सकते तो आप कहोगे सर आई हैव रेड अबाउट दैट लाइक दिस बट डेफिनेटली यू आर श्योर मे बी आई एम रॉन्ग and inshallah I'll correct myself when I'll go out of the room, I'll check that। तो इस तरह से आपने उस क्वेश्चन को, उस आर्ग्यूमेंट को, या अगर इस तरह कोई बहस हो तो उसको आपने न्यूट्रलाइज कर देना और अपने आप को सेव करना है। क्योंकि आपने ये नहीं कहना नो आई एम राइट, मैंने पढ़ा है, मुझे बताया है मेरे टीचर ने, नो 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 इट्स ऑल नो 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 आई एम राइट आई एम राइट आई एम राइट, ये नहीं करना। क्योंकि कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनको आदत होती है कि आई एम ऑलवेज राइट और समथिंग लाइक दैट। आपने ये बात नहीं करनी, प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि इससे आप उनको ऑफेंड कर सकती है और अपने मार्क्स कटवा सकती हो। तो डेफिनेटली आप ये बात तो बिल्कुल नहीं चाहोगे, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। तो उसके बाद है जी, हाँ, सिक्स्थ टिप है कि डोंट गेट इन टू एनी पॉलिटिकल डिस्कशन। ये इसके चांसेस तो बहुत कम होते हैं लेकिन फिर भी यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। कोई भी वो आपसे जनरल क्वेश्चन पूछें अबाउट गवर्नमेंट और वो आप कहेंगे जी अच्छा आप किसको सपोर्ट करते हैं, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को, डोंट आंसर एनी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड यू आर नॉट बाउंड टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आपने उस क्वेश्चन को भी स्मार्टली न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करनी है कि सर नहीं सब ठीक है, सब अच्छे हैं, एवरीवन इज़ डूइंग ट्राइंग टू डू हिज और हर बेस्ट इन एवरी कमेंट, तो बस अल्लाह की मर्ज़ी, ठीक चल रहा है, दे आर इन सिस्टम, दे नो बेटर व्हाट वी कैन से, यू नो, इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के ना उसको न्यूट्रलाइज करें उस चीज़ को। आपने ये नहीं कहना कि आई लव पीटीआई, आई लव नून लीग, आई लव पीपल्स पार्टी, पीटीआई वाले गलत हैं या नून लीग वाले गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं कहना, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो बंदा आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस पार्टी को सपोर्ट करता है। तो आपने तो बिल्कुल भी इस तरह की इसमें नहीं जाना। और अगर कोई पूछ ले कि वोट कास्ट किया था कि नहीं किया था, तो ये कहना है कि जी वोट कास्ट हमने किया था, क्योंकि अगर आप कहेंगे वोट ही नहीं कास्ट किया तो वो कहेंगे ये आप तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ही नहीं है, तो हाउ कैन यू बी आ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। तो आपने कहना है कि जी वोट कास्ट किया है लेकिन सर दिस इज़ माई सीक्रेट राइट, तो डेफिनेटली आई एम नॉट बाउंड टू टेल एनी वन अबाउट दैट, दैट इज़ द सिंपल आंसर, ठीक है। उसके बाद जो मेरी सेवंथ टिप है वो ये कि जनरल नॉलेज क्वेश्चंस भी समटाइम्स पूछे जाते हैं। तो जैसे हमारे पैनल वालों ने ना मेरे से पहले कोई एक लड़की गई थी, उससे 14 निकात कायदे-ए-आज़म के पूछे थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस के तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन ये है कि वैसे करंट अफेयर से रिलेटेड पाकिस्तान का पीएम, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी, इस तरह के लोगों के आपका नाम पता होने चाहिए। वो आप पेपर पे लिख लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा सुबह इंटरव्यू पे जाने से पहले। उसके अलावा जो हमारी कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं लाइक पाक चाइना दोस्ती का आपको पता है, तो चाइना के प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा का नाम, इंडिया का, अमेरिका, यूके, क्योंकि ये सुपर पावर्स में आता है। और अभी रिसेंटली आपको पता है कि सियालकोट इंसिडेंट की में श्रीलंका के पीएम का नाम आ रहा था, तो वो भी देख लीजिएगा क्योंकि उस रेफरेंस से वो पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर आप हमारी फील्ड से रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें वो आपसे पूछ सकते हैं। अभी जो रिसेंटली 2 हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं, वन इज़ कोरोना क्राइसिस ऑफ कोर्स। तो कोरोना क्राइसिस आपको पता भी है कि हम लोगों ने फार्मेसी के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में हर साल में वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन पढ़ा है 2-3 दफ़ा रिपीटेडली। तो कोरोना वायरस में कौन कौन सी वैक्सीन आई, किन किन मुल्कों की आई, उनका एफिकेसी
से रिलेटेड उनकी लिस्ट क्या थी, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कौन सी बेस्ट थी, कौन सी सेकंड बेस्ट थी, और कौन से स्ट्रेन्स आए हैं कोरोना के, अभी रिसेंटली कौन सा आया है, डेफिनेटली दैट इज़ ओमिक्रॉन, तो यू मस्ट नो अबाउट दैट। और उसके अलावा पहले कौन से आ चुके हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा लीथल डिक्लेयर्ड था, मतलब ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। यू विल जस्ट टाइप इन द गूगल एंड यू विल गेट द आंसर। इसके बारे में बहुत मटेरियल आपको मिल जाएगा, तो बस ये मोटी मोटी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है और इनको वहाँ पे देख लेना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई हैव अ गट फीलिंग कि वो इसके बारे में डेफिनेटली पूछ सकती हैं, क्योंकि ये तो आपको पता है ये तो क्राइसिस चल रहा है पिछले 1.5 साल से। तो इन चीज़ों के पूछने का मकसद ये भी होता है कि वो असेस करना चाह रहे होते हैं कि जो स्टूडेंट हमारे सामने बैठा है या कैंडिडेट बैठा है, ये कोई ख़बरें भी सुनता है, इसको कोई बाहर की दुनिया की खबर भी है, या ये बस टिकटॉक और फेसबुक का ही मास्टर है। वो ये चीज़ भी असेस करते हैं। तो क्या आप ख़बरें भी सुनते हो, आप करंट अफेयर्स से अपने आप को वो भी फ्रेश भी करते रहते हो, जानते भी हो, समझने की कोशिश भी करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और एक अभी रिसेंटली पाकिस्तान में प्राइसेस इंक्रीमेंट इन मेडिसिन्स जो है वो बहुत हो रहा है, तो वो उसके बारे में भी ज़रूर पढ़ के जाएंगे। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ प्राइस इंक्रीमेंट इन पाकिस्तान दीज डेज। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से आपसे इसके बारे में ओपिनियन पूछा जा सकता है। उसके बाद होता है पर्सनल ओपिनियन क्वेश्चन। समटाइम्स आपसे इस तरह के क्वेश्चंस, ये मेरी 8th टिप है कि समटाइम्स दे कैन आस्क यू पर्सनल ओपिनियन क्वेश्चंस। आपका ओपिनियन मतलब, अच्छा बच्चे आप ये बताएं, इस तरह आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा बच्चे आप ये बताएं, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे होता है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। इस तरह के क्वेश्चंस में यू हैव टू गिव अ फर्म ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ। आपको जो लगता है, आपका जो ख्याल है, आपने वो बताना है। बेशक आप उनको अपोज कर रहे हो इंटरव्यूअर को, और वो हो सकता है आपको कहे कि नहीं नहीं नहीं, आप जो ये बात करें ये गलत है, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता। तो आप उन्हें कहें कि सर इट इज़ बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। समटाइम्स कुछ सर्कमस्टांसेस में एक चीज़ ठीक होती है, समटाइम्स वो नहीं ठीक होती। और आई एम नॉट एन एक्सपीरियंस पर्सन, तो आप डेफिनेटली यू आर सीनियर, यू नो बेटर, सो व्हेन आई विल गेट इन द सिस्टम, सो आई गेट टू नो बेटर। तो इस तरह से करके आपने आंसर करना है, लेकिन आपने एक अपना फर्म ओपिनियन ज़रूर रखना है, बिकॉज इस चीज़ से वो ये असेस करना चाह रहे होते हैं कि ये जो कैंडिडेट है, ये इसका अपना कोई पर्सनल ओपिनियन, अपनी कोई पर्सनल पर्सनालिटी, अपना कोई पर्सनल व्यू भी है कि नहीं है। बिकॉज यू नो, जब आप एक 17 स्केल ऑफिसर बन के जाते हो और एज वी आर फार्मासिस्ट, कौन सा आया है, डेफिनेटली दैट इज़ ओमिक्रॉन, तो यू मस्ट नो अबाउट दैट। और उसके अलावा पहले कौन से आ चुके हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा लीथल डिक्लेयर्ड था, मतलब ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। यू विल जस्ट टाइप इन द गूगल एंड यू विल गेट द आंसर। इसके बारे में बहुत मटेरियल आपको मिल जाएगा, तो बस ये मोटी मोटी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है और इनको वहाँ पे देख लेना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई हैव अ गट फीलिंग कि वो इसके बारे में डेफिनेटली पूछ सकती हैं, क्योंकि ये तो आपको पता है ये तो क्राइसिस चल रहा है पिछले 1.5 साल से। तो इन चीज़ों के पूछने का मकसद ये भी होता है कि वो असेस करना चाह रहे होते हैं कि जो स्टूडेंट हमारे सामने बैठा है या कैंडिडेट बैठा है, ये कोई ख़बरें भी सुनता है, इसको कोई बाहर की दुनिया की खबर भी है, या ये बस टिकटॉक और फेसबुक का ही मास्टर है। वो ये चीज़ भी असेस करते हैं। तो क्या आप ख़बरें भी सुनते हो, आप करंट अफेयर्स से अपने आप को वो भी फ्रेश भी करते रहते हो, जानते भी हो, समझने की कोशिश भी करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और एक अभी रिसेंटली पाकिस्तान में प्राइसेस इंक्रीमेंट इन मेडिसिन्स जो है वो बहुत हो रहा है, तो वो उसके बारे में भी ज़रूर पढ़ के जाएंगे। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ प्राइस इंक्रीमेंट इन पाकिस्तान दीज डेज। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से आपसे इसके बारे में ओपिनियन पूछा जा सकता है। उसके बाद होता है पर्सनल ओपिनियन क्वेश्चन। समटाइम्स आपसे इस तरह के क्वेश्चंस, ये मेरी 8th टिप है कि समटाइम्स दे कैन आस्क यू पर्सनल ओपिनियन क्वेश्चंस। आपका ओपिनियन मतलब, अच्छा बच्चे आप ये बताएं, इस तरह आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा बच्चे आप ये बताएं, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे होता है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। इस तरह के क्वेश्चंस में यू हैव टू गिव अ फर्म ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ। आपको जो लगता है, आपका जो ख्याल है, आपने वो बताना है। बेशक आप उनको अपोज कर रहे हो इंटरव्यूअर को, और वो हो सकता है आपको कहे कि नहीं नहीं नहीं, आप जो ये बात करें ये गलत है, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता।
तो आप उन्हें कहें कि सर इट इज़ बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। समटाइम्स कुछ सर्कमस्टांसेस में एक चीज़ ठीक होती है, समटाइम्स वो नहीं ठीक होती। और आई एम नॉट एन एक्सपीरियंस पर्सन, तो आप डेफिनेटली यू आर सीनियर, यू नो बेटर, सो व्हेन आई विल गेट इन द सिस्टम सो आई गेट टू नो बेटर। तो इस तरह से करके आपने आंसर करना है, लेकिन आपने एक अपना फर्म ओपिनियन ज़रूर रखना है, बिकॉज इस चीज़ से वो ये असेस करना चाह रहे होते हैं कि ये जो कैंडिडेट है ये इसका अपना कोई पर्सनल ओपिनियन, अपनी कोई पर्सनल पर्सनैलिटी, अपना कोई पर्सनल व्यू भी है कि नहीं है। बिकॉज यू नो जब आप एक 17 स्केल्ड ऑफिसर बन के जाते हो और एज वी आर फार्मासिस्ट, तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे डिस्पेंसर्स को कंट्रोल करना होता है। वो जो डिस्पेंसर्स होते हैं ना, वो होते हैं जो 20-20, 25-25, 30-30 सालों से सेम हॉस्पिटल में सेम सीट पे काम कर रहे होते हैं, और हमने उनको जाके सुपरवाइज करना होता है, उनको जाके रूल करना होता है। तो अगर तो हम लोगों की कोई सॉलिड पर्सनैलिटी है ही नहीं है, हमारे कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं ही नहीं है अपनी फील्ड को लेके, तो हम उनको जाके कैसे हैंडल करेंगे और टैकल करेंगे। तो उन्होंने ये चीज़ें भी असेस करनी होती हैं, ये चीज़ें भी देखनी होती हैं, और इसके लिए वो आपसे ऐसे पर्सनल काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे मुझसे उन्होंने हिकमत के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि जो हिकमत होती है आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। तो आप सब लोग जो पढ़े लिखे लोग हो, आपको पता ही होगा कि जो फार्मेसी है दिस इज़ द ब्रांच ऑफ एलोपैथी। ये एलोपैथिक नॉलेज है जो हमने गेन किया है, दैट इज़ एलोपैथिक नॉलेज। और जो हिकमत होती है या होम्योपैथिक होती है दैट इज़ समथिंग एल्स। और लेकिन यह है कि हिकमत जो है ये एक हकीकत है। और ये हमारी एक टीचर थी, उन्होंने हमें कोगनोजी के एक दफ़ा एक लेक्चर में ये बात बताई थी, जो मुझे उस टाइम अचानक याद आ गई, तो मैंने उन्हें आंसर कर दिया। उन्होंने कहा था कि जो हिकमत है उसकी एक अपनी वर्थ है और बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो हकीम होते हैं ना, वो अपने नुस्खे वर्ल्ड वाइड मैस लेवल पे रिलीज़ नहीं करते। वो सिर्फ अपने बच्चों को वो नुस्खे दे के जाते हैं, आगे पास ऑन करते हैं, और अगर उनका कोई आगे से विरासत में ना हो तो वो उसको लेके ही कब्र में दफन हो जाते हैं। तो उसका ये ड्रॉबैक है। बट अदरवाइज जो हिकमत है इट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स, इट्स ओन एडवांटेजेस। तो मैंने उनको यही आंसर किया था एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी अबाउट माई आंसर। तो इसी तरह से आपसे भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपका पर्सनल ओपिनियन पूछा जाए, तो जो आपने कभी ऑब्जर्व किया है ड्यूरिंग योर स्टडीज़, कुछ लर्न किया है, कुछ देखा है जो आपको अच्छा नहीं लगा या अच्छा लगा अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो यू मस्ट एक्सप्रेस दैट, क्योंकि उससे वो फिर ये आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं कि ही दिस पर्सन हैज़ हर और हिज ओन गुड पर्सनल ओपिनियन और गुड पर्सनल व्यू अबाउट दिस थिंग और दैट थिंग। तो ये भी चीज़ मैटर करती है आपकी इमेज बिल्डिंग में, आपकी इमेज क्रिएशन में ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और आपको उस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो आप लोग जो भी बैठे हुए हैं अभी और बड़े परेशान हैं ना, वो ये ना समझेंगे इंटरव्यू में भी आपसे बुकिश नॉलेज पूछा जाएगा और डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी के बारे में पूछा जाएगा, या आपसे वेवलेंथ ऑफ एस्पिरिन या पैनाडोल पूछी जाएगी। वो भी पूछी जा सकती है वैसे, लेकिन ये है कि इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू ऑन सर्टन थिंग्स, आप कैसे उनके क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, वो सब चीज़ें वो देख रहे होते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बुकिश नॉलेज। इंटरव्यूज़ होते ही इसलिए कि उन्होंने आपको असेस करना होता है एज ए पर्सनैलिटी, क्योंकि आपने इसी चीज़ को लेके जाना है आगे। और अगर आप सेलेक्ट होंगे तो डेफिनेटली आगे जाके आपने उन्हीं लोगों के साथ काम करना है जो उस वक्त आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो वो ये चीज़ें भी देख रहे होते हैं। आपका पैशन अबाउट वर्क, ये नहीं कि बस ऐसे ही जाके कह दिया कि हाँ सर बस मैं आ गई हूँ, बस ठीक है मैं देखूँगी मैं कितना अर्सा कंटिन्यू करती हूँ, हो सकता है मैं चेंज कर लूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप सीरियस हैं तो फिर इस चीज़ के लिए कम्पीट करें, अदरवाइज़ उस चीज़ को किसी और के लिए छोड़ दें। ये नहीं कि आप बस फन बेस पर जाके जी नहीं जी मैं कर लेता हूँ और कर लेती हूँ, ट्राई करते हैं। और एक और बात एंड पे मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों को, ये मेरी टिप्स ख़त्म हो गई हैं, 8 टिप्स मैंने आपको बताई हैं कि अगर तो आप लोग कामयाब हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कामयाब ना हों तो इट वुड बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर योर सेल्फ। तो इसको इस अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और इसी को माइंड में रखते हुए आपने इंटरव्यू में अपीयर होना है। अगर आप ये सोच के जाएंगे ना कि अगर मेरे नसीब में ये है तो मुझे मिल जाएगा, अगर मेरे नसीब में नहीं है तो अल्लाह ने कुछ और बेहतर रखा होगा, तो मैं एज ए एक्सपीरियंस इसको लूँगा,
तो आपने इस तरह सोच के जाना है, इससे आपकी टेंशन और आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, और बस सबको बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अल्लाह आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, आपको कामयाबियाँ दे। और बस ये याद रखिएगा कि दिस इंटरव्यू इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो बहुत लाइक हों, बहुत अच्छे हों, बहुत पैशनेट हों अबाउट देयर प्रोफेशन, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो, खुदा ना खास्ता। तो उस केस में आपने यही जहन में रखना है कि आपके लिए अल्लाह ने कोई और अच्छी चीज़ रखी होगी, इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छी चीज़ रखी होगी। तो जस्ट वेट फॉर दैट। आपने परेशान नहीं होना लेके कि हमारा नहीं हुआ तो बस दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कुछ नहीं होता। सो प्लीज़ टेक केयर एंड डू योर बेस्ट। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।